कंटेंट है भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण वो प्रश्न उत्तर होंगे आपके जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो नवीनतम जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपके प्रश्न उत्तर तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि इंडियन पॉलिटी होती क्या है। तो भारतीय राज व्यवस्था यानी सामाजिक विज्ञान का वो पार्ट जो राज्य और सरकार के बीच का जो संबंध है उसको क्लियर करता हो। कहने का मतलब सरकार कैसे काम करती है, सरकार किन अंगों के माध्यम से काम करती है और उन अंगों के काम करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो संविधान भारत का सबसे बड़ा कानून है। संविधान की रचना से लेकर संविधान ने सरकार को कौन से काम दिए हैं, सरकार के काम करने का तरीका क्या होगा, सरकार लोकतांत्रिक होगी या कोई अधिनायकवादी होगी या किसी व्यक्ति विशेष की सरकार होगी, किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, काम करने का जो तरीका है वो संसदीय होगा, संघात्मक होगा, किस प्रकार से हमारे सरकार का काम करने का तरीका होगा, पूरा इंडियन पॉलिटी में आता है, भारतीय राज व्यवस्था में आता है। तो ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा और ये आपके लगभग 1000 प्लस जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन में इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की रचना में निम्नांकित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करेंगे, आंसर तो देखेंगे ही साथ साथ। ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार का अधिनियम। ये सब आपको पता है कि हमने जब संविधान बनाया जा रहा था तो लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया था और उनमें से जो भी अच्छी बातें थी, जो भारतीय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बेस्ट अपना कंटेंट था उसको हमने संविधान में शामिल किया। तो हमने ब्रिटिश संविधान से भी कुछ संसदीय शासन व्यवस्था ली है, अमेरिकी संविधान से भी हमने मूल अधिकार, न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं वो ली हैं, आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव छोड़ा वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। लगभग 200 प्लस जो शब्द हैं, 200 प्लस अपने 395 अनुच्छेदों में से भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, उस समय 8 थी और 395 अनुच्छेद हैं। तो 395 में से 200 प्लस जो अनुच्छेद हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से शब्द से लिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। 2 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? 2 जुलाई 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, मुंशी महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद कौन शामिल नहीं थे? 2 जुलाई 1946 को संविधान सभा के सदस्यों में। तो संविधान सभा के सदस्यों में बाकी सभी थे, महात्मा गांधी नहीं थे। संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, बाहर से महात्मा गांधी काम कर रहे थे। महात्मा गांधी का भारत के संविधान पे बहुत बड़ी छाप है, बहुत बड़ा योगदान है भारत के संविधान निर्माण में, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कौन सा आधार रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन प्लान 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांत राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो भारत का संविधान सभा गठित करने का जो आधार रखा गया वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ब्रिटेन की सरकार ने कैबिनेट मिशन के कैबिनेट के कुछ सदस्य भारत भेजे थे, उसी को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन।
स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान में जब बनाया जा रहा था संविधान सभा में, तो वहाँ संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे सर BN राव। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारत के संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, या 31 दिसंबर 1949 को। तो भारत के संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था। 1930 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी कि हम 26 जनवरी को हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, चाहे ब्रिटिश सरकार हमें आज़ादी दे या न दे। इसलिए 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक महत्व था। इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन फिर भी 26 जनवरी तक उसका वेट किया गया। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में कई उप प्रधानमंत्री बनाए गए। पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या देवीलाल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के 2 अध्यक्ष बने थे, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे 9 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 तक, सिर्फ 2 दिन के लिए। फिर जो स्थायी अध्यक्ष रहे वो कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूरा संविधान इन्हीं की अध्यक्षता में तैयार किया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद थे, उनका चुनाव कब किया गया? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्वाचक मंडल द्वारा किया गया, भारत की जनता द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा किया गया या संसद द्वारा किया गया? पहले जो राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। वर्तमान में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसके लिए सेपरेट वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और उसमें कौन कौन होते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभा, ये सदस्य होते हैं। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो इसके लिए 1947, 1945, 1950, 1951 इनमें से कोई नहीं है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? स्वतंत्र भारत के जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित? सरोजनी नायडू। भारतीय संविधान लागू हुआ था
तो लागू होने की डेट कौन सी है? बनकर तैयार हुआ उसकी डेट अलग है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दलों के बिना भी लोकतंत्र जीवित रह सकता है, ऐसी कल्पना, ऐसा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना की थी जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? भारत के संविधान में नागरिकों को वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं और जब संविधान बना उस समय 7 थे। संपत्ति का अधिकार बाद में हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को हृदय और आत्मा कहा है? हृदय और आत्मा मतलब वो अधिकार अगर नहीं है तो बाकी सभी जो अधिकार हैं वो ना के बराबर हैं, यानी उनको किसी भी कंडीशन में अप्लाई नहीं किया जा सकता, नागरिकों तक उनकी पहुंच नहीं हो सकती। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में है। और मूल अधिकारों को बचाने का, संरक्षण का जो शक्ति दी है, जो पावर दी है, वो दी है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। भारत के संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? साल कौन सी थी वो संविधान सभा ने जब कार्य प्रारंभ किया? 1945, 1946, 47 या 48? तो 1946 में संविधान सभा क्या थी? संविधान बनाने का जो कार्य करने वाली एक सभा थी, संस्था थी, उसका नाम था संविधान सभा। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। तो 1946 में इसने अपना काम शुरू किया था। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.पी. कृपलानी। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति इतनी महत्वपूर्ण समिति थी कि संविधान बनाने में लगभग अंतिम संविधान बनकर तैयार हुआ तब भी 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे, यानी डॉक्टर अंबेडकर अकेले संविधान नहीं बना रहे थे। लेकिन जिस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो समिति इतनी महत्वपूर्ण थी, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त ताकत स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय या पंचायत? तो पूरी की पूरी ताकत केंद्र सरकार के पास होती है। भारत में एकात्मक सरकार नहीं है। एकात्मक सरकार ब्रिटेन में है। भारत में संघात्मक सरकार है, जिसमें शक्तियां ऊर्ध्वाधर बटी होती हैं। किस किस के बीच? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच। शक्तियों का विभाजन संघात्मक शासन व्यवस्था का पहला लक्षण होता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में कौन सा लोकतंत्र अपनाया गया है? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का या तानाशाही वाला? तो भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया गया है। अब प्रतिनिधित्व का क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि लोग अपने हाथ उठाकर या सीधा यस या नो कहकर अगर प्रतिनिधियों को अपने कानून के पक्ष में अपना मतदान करें तो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का मतलब होता है कि जो पूरी ताकत है वो राष्ट्रपति के पास हो। प्रतिनिधियों का मतलब है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे। जैसे अपने देश में होता है लोकसभा के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, उसके बाद लोकसभा के सदस्य संसद में जाते हैं और जनता के लिए जनता का, पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 543 सदस्य और राज्यों की विधानसभा में अलग अलग सदस्य हैं।
वो राज्यों की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य की जनता के लिए कानून का निर्माण करते हैं। इसे कहते हैं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। तानाशाही का मतलब होता है कोई भी एक व्यक्ति और किसी सीट पे कब्जा कर ले, उसे कहते हैं तानाशाही। तो भारत में है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? कौन से देश ने आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले की? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत? तो सबसे पहले की अमेरिका ने आधुनिक लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने के लिए। इसमें से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन अपना सही हो गया। हमने पहले बात कर ली थी कि कांग्रेस का 1930 में अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की बात कही गई थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 नवंबर 1948 को या 26 जनवरी 1950 को? 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? कौन थे वो? नंबूरीपाद थे, मुलजी वैश्य थे, या डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, या श्रीपद डांगे थे? गणतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना भारत में किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। गणतंत्रीय का मतलब क्या होता है? जहाँ का जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, देश का अध्यक्ष है या राज्य का जो अध्यक्ष है, प्रथम नागरिक है, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, न कि कोई वंशानुगत शासक हो। जैसे ब्रिटेन में रानी है, महारानी है वहाँ की राष्ट्र की अध्यक्ष, तो वहाँ संवैधानिक राजतंत्र माना जाता है। भारत में गणतंत्रीय लोकतंत्र माना जाता है। तो ये कल्पना, ये कॉन्सेप्ट किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? प्रस्तावना का आपको ध्यान ही है, हम भारत के लोग। वो प्रस्तावना किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में ये किसने कहा कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक के तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करेगा? ये किसने कहा? KM मुंशी ने, BR अम्बेडकर ने, ऑस्टिन ने, या KT शाह ने? तो ये कहा था KT शाह ने। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्रियों का एक दल था, वो भेजा गया था। उसी के नाम पे कैबिनेट मिशन इसका नाम पड़ा। तो क्यों भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, आज भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए, तो शक्ति का हस्तांतरण करने के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। अब ब्रिटिश सरकार भारत को संवैधानिक शक्ति का हस्तांतरण करना चाहती थी, तो इसके लिए कहा गया कि आप एक संविधान का निर्माण करिए ताकि आपको शक्ति का हस्तांतरण किया जाए। भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी? वेबल प्लान, किप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर या कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा बनाई गई थी ताकि भारत का संविधान बनाया जा सके। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा हुआ? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति? तो भारत के संविधान का गठन संविधान सभा, कानून बनाने वाली सभा यानी संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? वो कौन सी तारीख थी जिसको राष्ट्रगान अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया?
केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1922, 1923, 1921 और 1920। तो 1920 में। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा ने भारत के संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित किया वो उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे या विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे या गवर्नर जनरल द्वारा नामित व्यक्ति थे? कौन थे? तो ये सब विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण या लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां या राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग या मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। कौन सा बेस्ट उत्तर है इसका? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। लोग राजनीतिक गतिविधियों में सरकार बनाने में, सरकार किसकी हो, मतदान करने में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेंगे, निर्णय प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाएंगे तो उसे कहेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1949 को या 26 नवंबर 1930 को, 26 नवंबर 1951 को या 26 नवंबर 1949 को। तो भारत पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। और 1950 का इसमें ऑप्शन नहीं है। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत कौन सा राज्य बना? पूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? B.R. अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गोपालाचारी आयंगर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पूछा गया कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसकी सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और ये सदस्य थे अलादी कृष्ण स्वामी भी थे, गोपालाचारी आयंगर भी थे। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? भारत का क्षेत्रीय विभाजन, भारत सरकार अधिनियम 1958। 1947 से पहले भारत आज़ाद नहीं हुआ तब ब्रिटिश सरकार कानून बनाती थी और उसी के अनुसार भारत का शासन चलाया जाता था। उनको नाम दिया गया, जैसे 1858 का अधिनियम, 1861 का, 1892 का, 1861 का। तो कौन सा अधिनियम था जिसमें क्षेत्रीय विभाजन किया गया? 1858 का। 1857 की क्रांति के बाद अधिनियम लाया गया, उसमें क्षेत्रीय विभाजन किया गया। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया? 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एमएन राय। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन जो प्रणाली थी, द्वैध शासन प्रणाली भी जिसको बोलते हैं, वो शुरू की गई? तो 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में शुरू की गई थी, वो था 1919 का अधिनियम। और केंद्र में शुरू की गई, यानी राज्यों में पहले शुरू की गई थी और केंद्र में बाद में शुरू की गई थी। तो केंद्र में पूछा जाए तो 1935 का अधिनियम, राज्यों में पूछा जाए तो 1919 का अधिनियम। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है वो कौन है? उच्चतम न्यायालय है, सरकार है, भारत के लोग हैं या राष्ट्रपति है? भारत के संविधान ने अंतिम शक्ति का स्रोत किसे माना है? किसको माना है? भारत के लोगों को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है, पहली ही लाइन है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य और पंथ निरपेक्ष, ये सब लिखा हुआ है। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो संविधान बनाया गया है वो किसने बनाया? भारत के लोगों ने। और उसे स्वीकार भी किसने किया? आत्मार्पित भी किसने किया?
भारत की जनता ने। बंधुत्व का क्या अर्थ है? भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता या अखंडता या आर्थिक न्याय का निरसन। तो बंधुत्व को कहते हैं भाईचारे की भावना। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति। तो ये संविधान सभा, जिसको कानून बनाने वाली सभा या विधानसभा कह सकते हैं। निम्नलिखित में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व? कानून बनाने वाली संस्थाओं क्या कहते हैं? विधायिका में कुछ चुने हुए सदस्य होने चाहिए। इसकी मंजूरी किस अधिनियम में दी गई? 1858, 1909 और 1919 या 1935। तो किस अधिनियम में दी गई? सबसे पहले 1909 के अधिनियम में ये बात स्वीकार की गई कि विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व भारत की जनता का होना चाहिए। तो इस बात को स्वीकार किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जीवी मावलंकर, महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो 2 अध्यक्ष रहे। संविधान बनकर तैयार हुआ तब तक पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, 2 ही दिन के लिए बने थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक किसके नेतृत्व में हुई थी? सच्चिदानंद सिन्हा की, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई पहली बैठक है? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में संविधान का अलग अलग भाग है। तो संविधान का भाग 9A कहता है किसके बारे में? नगर पालिकाओं के बारे में। यानी नगर की जो सरकार होगी उसे कौन चलाएगा? नगर के लोग चलाएंगे, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद होंगे। तीन स्तरीय होगी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। कौन सा भाग है? तो भाग 8 है, वो केंद्र शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश भी इनको कह सकते हैं, जो केंद्र के अधीन कार्य करते हों, यानी केंद्र की शासन व्यवस्था वहाँ कार्य कर रही हो, संसद के द्वारा नियम कानून वहाँ बनाए जा रहे हों, उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये किस भाग में है? भाग 8 में। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार से वर्णित किया है? राज्यों का या संघ क्षेत्रों का महासंघ होगा, या एक राज्यों का संघ होगा, या भारतवर्ष होगा? तो भारत का संविधान कहता है कि भारत क्या होगा? भारत एक राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान के पहले भाग में और पहले ही अनुच्छेद में ये स्पष्ट किया हुआ है, और पहली ही अनुसूची में ये स्पष्ट किया हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, क्यों गणराज्य क्यों माना जाता है? क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। इसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। इसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी चुना हुआ है, कोई वंशानुगत नहीं है। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत उनकी संकल्पना को अंगीकार किया? नीति निर्देशक तत्व है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं हमारे संविधान के भाग 4 में। उनको हमने किस देश से लिया है? ये कॉन्सेप्ट किस देश से ग्रहण किया है? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने या आयरलैंड के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर शब्द
कब जोड़ा गया? मूल संविधान में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ, तब सेकुलर शब्द नहीं था, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था प्रस्तावना में, बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में भी 3 शब्द जुड़े थे: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? उल्लेख नहीं किया गया वो बताना है। न्याय का हुआ है, भ्रातृत्व का हुआ है, समानता का भी हुआ है, वयस्क मताधिकार का नहीं हुआ है। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि 18 वर्ष से ऊपर, पहले 21 वर्ष का माना गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 89 में संविधान संशोधन किया गया 61वां, और तब 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश के वोट देने का अधिकार रखता है। इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार, और इसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं हुआ है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान है, संसद है, संसद और राज्य विधानसभाएं हैं, या हम भारत के लोग हैं? तो कौन है राजनीतिक शक्ति का स्रोत? हम भारत के लोग। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए? तो हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं वो लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? हमने यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट लिया है। भारत राज्यों का संघ होगा, न कि फेडरलिज्म, समझौते वाला नहीं होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? प्रस्तावना में कौन सा जो शब्द है वो नहीं आया है? सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय शब्द ये नहीं आया है। सर्वसत्ताधारी, संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द है उसका प्रयोग हुआ है। समाजवादी भी हुआ है, धर्मनिरपेक्ष भी हुआ है। तो प्रस्तावना में जो शब्द नहीं है वो संघीय नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। आज भी मूल अनुच्छेद 395 ही हैं। आपको कोई 400 कुछ बताएगा तो उस प्रकार से आपके संख्या में हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद अगर एग्जाम में आते हैं तो 395 ही हैं, क्योंकि 395 के आगे आपने कहीं भी 396 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर कहीं संशोधन हुआ है तो जैसे 51 और 51 क, 51 ख, 51 ग, 21 क, ऐसे मिल जाएंगे क, ख, ग के रूप में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ता लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष, या सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 47, 66, 97, 100। तो आपको कहीं 100 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 100 से प्लस भी मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए तो 97 होंगे, क्योंकि मूल जो सूची है, मूल संघ सूची है, उसमें 97 विषय हैं। हमारे संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली हमने?
आयरलैंड के संविधान से। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है किसका, वयस्क मताधिकार का नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा हमने कहाँ से अपनाई? एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इंग्लैंड से लिया है। एकल नागरिकता का क्या मतलब होता है कि भारत एक संघीय गणराज्य है, संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, और संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। संघीय शासन व्यवस्था का एक लक्षण होता है कि उसमें दोहरी नागरिकता होती है। जैसे हम अमेरिका को देखें तो वहाँ के राज्यों और सेंटर है, अमेरिका की नागरिकता अलग होगी, वहाँ के राज्यों की नागरिकता वहाँ के नागरिकों को अलग मिलेगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वो साउथ किसी भी तमिलनाडु का हो, अपने केरल का हो, आंध्र प्रदेश का हो, असम का हो, मेघालय का हो, मणिपुर का हो, वो एक ही नागरिकता से युक्त है, भारतीय नागरिकता। तो हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है अमेरिका से। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान देश को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली? केंद्र सरकार शक्तिशाली है, इसका मतलब ये है कि सुदृढ़ केंद्र यानी संघ है, केंद्र है वो शक्तिशाली है। ऐसी संघीय प्रणाली हमने कहाँ से ली? तो हमने ऐसी संघीय प्रणाली कनाडा से ली है। बाकी संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य बराबर शक्ति के हकदार होते हैं, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तभी हमें विभाजन देखना पड़ा, विभाजन की त्रासदी देखनी पड़ी, और जो सांप्रदायिक हिंसा थी उसको झेलना पड़ा। तो केंद्र को कुछ शक्तियाँ अधिक दी गई हैं, और ये कॉन्सेप्ट हमने कनाडा के संविधान से लिया ताकि कभी भी देश दोबारा टूटने का शिकार नहीं हो, देश दोबारा कभी विभाजन नहीं देखे। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। कहाँ से प्राप्त करता है? भारत की जनता से, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया हमने? आयरलैंड से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन की जो पावर है न्यायपालिका की जो ताकत है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है और न्यायिक समीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि विधायिका और कार्यपालिका से हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किए हुए कार्यों की समीक्षा करे, सही और गलत की जांच करे, और उन्हें अगर गलत है तो अवैध ठहराने का कार्य करे। अवैध रखने की जो उनको अवैध ठहराने की जो पावर है उसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक समीक्षा। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा जिसके लिए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़े? 16वां, 7वां, 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन किया। सर्वसंपन्न, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न यानी संसद ही सब कुछ है। संसद चाहे तो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना सकती है, ऐसा कॉन्सेप्ट है वो किस देश की के बारे में है? तो ऐसा कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड के बारे में है। कहा जाता है कि इंग्लैंड की जो संसद है वो सर्वसत्ता संपन्न है, वो चाहे तो पुरुष को महिला और महिला को पुरुष साबित कर सकती है। लेकिन भारत में संसद सर्वशक्ति संपन्न नहीं है। भारत में सबसे बड़ा है, सर्वशक्तिमान है वो संविधान है। संसद को भी संविधान के अनुसार कार्य करने पड़ेगा। देश की कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे सर्व संपन्न या सर्वशक्तिमान जो कानून है संविधान, उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, वो हमने कहाँ से लिया है? राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन और नियम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली हमने किस देश से ली है? राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वो कौन सी होगी और ये हमने किस देश से लिया है? तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है और ये पद्धति हमने कहाँ से ली है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? समवर्ती सूची संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची। तो संघ सूची और राज्य सूची तो हमारे 1935 के अधिनियम में थी, लेकिन एक समवर्ती सूची और ली हमने कि संघ सूची पे कानून बनाने का कार्य करेगी केंद्र सरकार यानी संसद, राज्य सूची पे कानून बनाने का कार्य करेगी राज्य सरकार, लेकिन जो समवर्ती सूची होगी उस पे कानून बनाने का कार्य दोनों सरकारें करेंगी। कौन कौन सी? केंद्र सरकार भी करेगी और राज्य सरकार भी करेगी। लेकिन यदि दोनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाए तो केंद्र सरकार के कानून ही प्रभावी होंगे कहने का मतलब केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची में ये विषय रखे गए हैं। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में है? तो भारत की जनता के हाथ में है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्यों है भारत में संसदीय प्रणाली? लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता द्वारा चुना हुआ जो सदन है, निम्न सदन लोकसभा, उसके प्रति उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो संसदीय प्रणाली का महत्वपूर्ण गुण होता है। तो उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो संसदीय प्रणाली का है। ये जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप या संघीय सरकार। तो सरकार का संसदीय रूप ये तो विशेषता है, नहीं है, ढूंढना है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी है। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप ये नहीं है। संघीय सरकार ये भी है। तो सी ऑप्शन नहीं में हो जाएगा यानी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग है वो कहाँ पे हुआ है? भाग 3 में हुआ है या 368 में या संविधान में कहीं नहीं या प्रस्तावना में? तो संविधान में कहीं भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने संघीय शब्द यूज ही नहीं किया। हमने राज्यों का संघ माना है, यूनियन स्टेट। भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान कैसा है? संघीय है, अर्ध संघीय है या एकात्मक है या राष्ट्रपति शासन प्रणाली वाला है? तो भारत के संघ को जो संज्ञा दी जाती है वो अर्ध संघीय रूप दिया जाता है कि भारत का जो संघीय रूप है वो अर्ध संघात्मक है, क्योंकि भारत की संघात्मक व्यवस्था के लक्षण के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी हैं, क्योंकि केंद्र को यहाँ मजबूत बनाया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा। तो केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई, इसलिए अर्ध संघात्मक रूप वाला शब्द यूज किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा का अनुच्छेद 14-19-356 कौन सा है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, यानी किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, या सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाना चाहिए। कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा।
कि जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाले राज्य को, या धर्म विरोधी को, या धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को, या सभी धर्मों को राज्य का धर्म मानने वालों को? किसको माना जाएगा? धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो, सभी धर्मों के साथ समान भाव हो, विशेष ट्रीटमेंट किसी भी धर्म को नहीं मिले, भेदभाव नहीं हो। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हमें कहाँ दिखाई देता है? प्रस्तावना में, भाग 3 में, 4 में, या भाग फर्स्ट में? तो भाग प्रस्तावना में दिखता है। भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से, और भाग 1 में भारत किस प्रकार का संघ होगा, भारत में कौन कौन से राज्य, केंद्र और राज्य होंगे, कौन से क्षेत्र होंगे। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो विधि का शासन यानी कानून के शासन का कॉन्सेप्ट हमने लिया है। भारत में कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं विधि का शासन। सभी कानून के अंतर्गत कार्य करेंगे, सभी को कानून की समानता मिलेगी, सभी हैं वो कानून के समक्ष समान होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं विधि का शासन। और ये प्रणाली हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया है? तो भारत को एक राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया है। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? कौन से वाद में कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय में कोई निर्णय हुआ इस पर और उसमें कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं होंगी, यानी मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। वो कौन सा निर्णय था? केशवंत भारती, SR बोम्मई, इंदिरा साहनी और मिनर्वा मिल। तो कौन सा था? आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, उपयुक्त सभी। तो आधारित लोकतंत्र शक्तियों का हस्तांतरण होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होगा, शक्तियाँ एक जगह इकट्ठी नहीं होगी, बटी हुई होंगी। पंचायती राज तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक तंत्र का क्या अर्थ है? एक तंत्र का अर्थ है कुछ के द्वारा शासन या राजा के द्वारा शासन, या मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, या जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो एक ही व्यक्ति के पास सभी शक्तियाँ हों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों शक्तियाँ एक ही जगह हों। कानून खुद ही बनाए, खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करे और खुद ही उसकी जांच करे, न्याय करे, तो उसको कहते हैं एक तंत्र। सर्वजनीय यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो किस प्रकार का है? लोकतांत्रिक है। लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है? लोकप्रिय संप्रभुता जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व है, विधि शीर्ष का प्रभुत्व है, या राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व है, जनता का प्रभुत्व है। तो लोकप्रिय यानी जनता का प्रभुत्व है। संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है? राजा द्वारा संविधान की रचना करना, या राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, या संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग और जनता द्वारा राजा का चुना जाना। संवैधानिक राजसी यानी संवैधानिक राजतंत्र कह सकते हैं हम, जैसा कि ब्रिटेन में। इसका मतलब है संवैधानिक राजतंत्र का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार, शक्ति किसके द्वारा होगी? संविधान के द्वारा। और राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, संविधान की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग कौन करे? राजा। तो उसको कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो हमने ये संसदीय रूप है, सरकार का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है,
ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पे शासन करते हैं? कौन सा तंत्र होता है? तो तंत्र, एक तंत्र, धनिक तंत्र, राजतंत्र, अल्पतंत्र। एक तंत्र का मतलब एक ही व्यक्ति के पास सभी शक्तियाँ। धनिक तंत्र का मतलब है कुछ विशिष्ट लोगों के पास, धनी लोगों के पास, जो समाज के जाने माने लोग हैं उनके पास शक्तियाँ हों। राजतंत्र का मतलब है एक राजा के पास सभी शक्तियाँ हों। और अल्पतंत्र का मतलब है कुछ लोगों के पास, कुछ लोगों। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधा को भारत में उधार लिया गया। प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधा कहाँ से ली हमने? तो वो संशोधन करने के लिए, संविधान में संशोधन करने की जो पावर है, संविधान में संशोधन करने का अनुच्छेद 368 में संविधान करने की, संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संविधान में समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। हमारा संविधान कठोर नहीं है, हमारा संविधान लचीला है, जो कि समाज में जैसे जैसे समय के अनुसार उसमें चेंज किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? सशक्त सैन्य बल या व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान या एक व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, व्यक्तियों को अधिकार मिलेगा और उन अधिकारों का सम्मान भी हो। यूँ नहीं कि बार बार उन अधिकारों की अवहेलना हो, उनको दबाया जाए। एक दलीय व्यवस्था इसमें भी नहीं हो सकता, कृषि अर्थव्यवस्था से भी नहीं हो सकता। राजनीतिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास होगा, व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान किया जाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय समय पर डेवलप किया जाए। कौन से संविधान से राज्य नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए? तो हमने किस संविधान से? आयरिश संविधान से लिया था। निम्नलिखित में किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? तो ये हमने कहाँ से लिया है कि हमारा भारतीय संविधान है लिखित होगा। लिखित का मतलब होता है कि एक समय पीरियड के दौरान किसी संस्था द्वारा संविधान लिखा जाए, जैसे कि हमारा संविधान सभा द्वारा लिखा गया। कब से कब तक? 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच में। तो हमारा संविधान लिखित है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था? यूएसए, अमेरिकी संविधान से। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? ये किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है भाईचारे में। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य क्या है? मित्रता है, राजत्व है, प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है। तो भाईचारे की भावना है बंधुता का मतलब। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? यूएसए संविधान का, सोवियत संघ के संविधान का, ब्रिटिश संविधान का या भारत सरकार अधिनियम 1935 का? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय। कौन कौन सी विशेषताएं ऑप्शन में? अर्धसंघीय, शक्ति का पृथक्करण, ये भी है। मौलिक अधिकार भी भारत के संविधान में है। अल्पतंत्र नहीं है। अल्पतंत्र का मतलब है कि कुछ ही लोगों के हाथ में पूरी ताकत हो, तो ऐसा नहीं है। भारत लोकतंत्र है, अल्पतंत्र नहीं है। इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? निर्देशक सिद्धांत यानी नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, संघ सूची या राज्य सूची?
तो प्रस्तावना में कहा गया कि भारत क्या होगा, एक पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया? संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, साम्यवादी शब्द ये नहीं लिखा गया है। साम्यवादी का मतलब होता है एक पार्टी का शासन, जैसे कि चीन में है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली है? तो ये हमने इंग्लैंड से ली है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को हमने अपनाया है इंग्लैंड से। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। इसके लिए कौन कौन से आधार हो सकते हैं? जन्म, आनुवंशिकता, पंजीयन या अनुरोध। जन्म का मतलब है कि उसने जन्म लिया हो उस देश में, भारत में। आनुवंशिकता का मतलब उसके दादा परदादा वहीं रह रहे हों। पंजीयन का मतलब वो पंजीयन करा चुका हो। तो कौन सा ऑप्शन है, किन ऑप्शनों से प्राप्त किया जा सकता है? तो जन्म के आधार पे भी, आनुवंशिकता के आधार पे भी, पंजीयन के आधार पे भी, अनुरोध के द्वारा ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 वाला जो होगा, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। भारत के संविधान में सभी विकल्प सही हैं। भारत के संविधान में तीनों न्याय शामिल की गई। सार, अगर क्रम से भी आपसे पूछा जाए तो पहले भारत के संविधान में सामाजिक न्याय है, फिर आर्थिक न्याय और फिर राजनीतिक न्याय। इस कीवर्ड से आप याद कर लें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं। तो भारत के नागरिकों को या नागरिकता की शर्त कौन सी है, ये निर्धारित करने के लिए सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये पावर को संविधान ने किसको दी है? संसद को। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह कौन सी शर्त पूरी नहीं करता तो नहीं होगा कोई भारत का नागरिक? विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो स्वेच्छा से अगर उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष और कानून का समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों की बात करता है। अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की बात करता है। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता एकात्मक सरकार की होती है, संघीय सरकार की या संसदीय या राष्ट्रपति सरकार शासन वाले की। तो संघीय सरकार की विशेषता होती है कि उसमें दोहरी नागरिकता हो। संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन, दोहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित और सर्वोच्च संविधान, ये उसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो संघीय संविधान की विशेषता है दोहरी नागरिकता। किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? मौलिक अधिकार, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसके लिए न्यायपालिका क्या जारी करेगा? डिक्री, अध्यादेश, समादेश, जिसको रिट भी कहते हैं, या अधिसूचना। तो रिट जारी करेगा न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ये पावर दी गई है संविधान में कि वो अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो रिट जारी कर सकते हैं। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की रिट जारी करने का पावर दिया गया है न्यायपालिका को। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है, ये तो विधि के समक्ष समानता का भी है, संवैधानिक उपचारों का भी है, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार ये नहीं है।
ये नीति निर्देशक तत्वों में है, मूल अधिकारों में नहीं है। मौलिक अधिकारों की बात हो रही है यहाँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार से है, या धर्म के अधिकार से है, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है, या समानता के अधिकार से है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है। अनुच्छेद 32 नहीं होगा तो बाकी सभी मूल अधिकार हैं वो निष्क्रिय होंगे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए इसको नाम दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, अब वो कानूनी अधिकार बन चुका है। मूल अधिकार में ये मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में क्या क्या कर दिया गया, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान ने कुछ प्रावधान दिए हैं। वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 46, 19। तो अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता की बात। नागरिक समानता का आशय क्या है? कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, धन की समान वितरण, या राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो कानून के समक्ष जो समानता है वो कहता है नागरिक समानता की बात। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का, चुनाव लड़ने का, कानून के सामने समानता का, या जीवन का अधिकार? कौन सा है राजनीतिक अधिकार? चुनाव लड़ने का अधिकार। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में भेदभाव वर्जित किया गया है? कौन सी कसौटी है उसके आधार पर भेदभाव वर्जित किया है अनुच्छेद 15 में? तो अनुच्छेद वर्जित नहीं किया है, ये बताना है, भेदभाव वर्जित नहीं किया है। जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पे, जाति, धर्म, लिंग, स्थान, तो इसमें भाषा नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 7 या 8 या 9 प्रकार की स्वतंत्रता। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है किस बात की? कानूनों के समक्ष सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानूनों को समान सुरक्षा, दोनों की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता और कानूनों को समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया, कानून का समान संरक्षण हमने अमेरिका से ग्रहण किए। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक, कानूनी या नैसर्गिक? किस प्रकार का अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? कौन सा अधिकार है मूल अधिकारों को सुनिश्चित करता है? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति, संवैधानिक। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 50 क, 50 ख, 51 क और 51 ख। तो 51 क में मूल अधिकार दिए गए हैं। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 क। संविधान का भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क कहता है कि नागरिकों के लिए उस समय 10 मूल अधिकार दिए, मूल कर्तव्य दिए गए थे, 10, वर्तमान में 11 हैं।
संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है? संविधान का अनुच्छेद 17 स्पष्टता की बात करता है, अनुच्छेद 18 करता है उपाधियों की बात। तो सामाजिक समानता की बात इसमें की गई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 ऐसी बात करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध है कौन सा? अस्पष्टता उन्मूलन का। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा स्टिक आदेश कौन से वाद में दिया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब का मामला था, जिसमें आदेश दिया कि संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? संविधान का कौन सा भाग है वो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है? भाग 1, 2, 3। भाग 3 करता है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है क्या? शामिल है आदर्शों को सजोने, आदर्श जो भी आदर्श हैं उनको सजोने कर्तव्य जिन्होंने हमारे राष्ट्र से प्रेरित किया, आम चुनाव में मत देने, लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। पहला हो जाएगा उन आदर्शों को सजो के रखना जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ितों को। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं 11। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। विधि सम्मत शासन पे विधि की सम्यक प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायिक पुनरोलोकन का सिद्धांत है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? केवल भारत के नागरिकों को। कानून के समक्ष समानता, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करने की गारंटी। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा का, संवैधानिक उपचारों का, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के सम्मान, संरक्षण, भाषण, संघ निर्माण, कार्य और सामग्री। तो भाषण की जो स्वतंत्रता है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो 1976 में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन किया। और कब शामिल किया गया? 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार है ये। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। जब 1950 में संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए थे, बाद में किसी संशोधन द्वारा नहीं जोड़े गए। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देते हैं, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है वो एक मूल अधिकार बना दिया गया है। कब? अनुच्छेद 21 क में। भारत में संपत्ति के अधिकार का माना गया है एक कानूनी अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी रिट जो न्यायालय, निगम, सरकारी कर्मचारियों, व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने के निर्देश देते हुए जारी की जाती है, वो कौन सी रिट है? न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों, व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने के लिए जारी की जाती है। प्रत्यक्षीकरण, अधिकार, प्रच्छा, परमादेश, प्रतिषेध।
परमादेश निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 है। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? संपत्ति का, समानता का, भाषण का या जीवित रहने का? तो जीवित रहने का अधिकार है। जीवन का अधिकार जो है वो बड़ा ही विस्तृत है और महत्वपूर्ण भी है। ये दिया गया अनुच्छेद 21 में। भारत में कानून के समक्ष समानता हमने कहाँ से ली है? कानून के समक्ष समानता हमने निर्णय विधि से, राजनीतिक अभिसमय से, संविधान से या गांधी दर्शन से? तो संविधान से ली है। नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त होती है। राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार, विधिक अधिकार। तो सिविल जो अधिकार है वो भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं भारत के संविधान में नागरिकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, 19, 20 और 18। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है कौन सी कंडीशन में? मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए आपातकाल होता है। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल, कभी भी किसी भी दशा में। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति घोषणा करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। अधिकार प्रंछा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश, वर्जित करना, मना करना। किस अधिकार से, किस अधिकार के तहत का मतलब है अधिकार प्रच्छा। ये एक प्रकार की रिट है। निम्न में किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से सामने लाएं या हाजिर किया जाए। संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर या दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण तरीके से बंदी बना लिया गया तो ये रिट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा है? वैधिक यानी कानूनी अधिकार है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, या पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ, या शर्मा बनाम कृष्णा, मुंबई राज्य बनाम बलसारा। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया कि मूल अधिकारों में संसद है वो संशोधन नहीं कर सकती। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? तो शिक्षा को एक मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 1 अप्रैल 2010 को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की गई है? तो कितनी उम्र तक? 6 से 14 वर्ष तक। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग है वो संबंधित है? राज्य नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 1, 3, 4 या 5? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है कानूनी अदालतों द्वारा परिवर्तनीय या अर्ध परिवर्तनीय या आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय या कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। तो कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे मूल मंशा ये थी कि जब देश आज़ाद हुआ, जब संविधान बनाया जा रहा था, उस समय उस प्रकार के संसाधन नहीं थे कि सभी को मूल अधिकारों के रूप में लागू किया जाए। भावी समय के साथ ये मूल अधिकार बनते जाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ संविधान निर्माताओं ने
इनको सरकार के लिए एक प्रकार के निर्देशक तत्व बनाया गया कि सरकार जब भी अपनी पॉलिसी बनाएगी, कानून बनाएगी, तो इन सिद्धांतों का ध्यान रखेगी। लेकिन ये वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि जो नेता हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वो जनता के समक्ष जाएंगे हर 5 साल बाद और वहाँ उनको इनका जवाब देना पड़ेगा। तो जनता की जो ताकत है, नैतिक जो ताकत है, वो ज़्यादा मजबूत रहेगी, इसलिए इनको वाद योग्य नहीं बनाया। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय मूल इसमें प्रस्तावना में है। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता का महत्वपूर्ण विशेषता होती है? संघीय सरकार में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा, जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करेगा? तो वह अनुच्छेद है वो 39, 38 और 39 इसकी बात करते हैं, जो कि नीति निर्देशक तत्व है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृति के लिए बात करता है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? शिक्षा का अभिव्यक्ति की मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? हमने जो मूलभूत अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो किस देश से ग्रहण किए हैं? अमेरिका के संविधान से। जिनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का, शिक्षा का, अभिव्यक्ति का, मतदान का। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र मूल अधिकार हैं, वो राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, और नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक और आर्थिक, व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो, इसके लिए नीति निर्देशक तत्व बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मूल अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो 4(a) मूल कर्तव्यों को शामिल किया। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा हमने किस सिद्धांत से ली? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1949 में ही शामिल कर दिया था। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो अधिकार कर्तव्यों को क्या करते हैं? अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, यानी अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे में निहित हैं। एक व्यक्ति के अधिकार हैं वो दूसरे के कर्तव्य, और दूसरे के कर्तव्य हैं वो एक के अधिकार हैं। समानता का निम्न में कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? उदारवादी धारणा के समान नहीं है। विधिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तो आर्थिक उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया गया है? उदारवादी जो कॉन्सेप्ट है उसका अगर आपको ध्यान होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूंजीवाद को सपोर्ट करता है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की तो बात करता है, लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं करता, क्योंकि उदारवादी मानते हैं कि जिसमें जितनी योग्यता है वो उस योग्यता के अनुसार मार्केट में उतरे। बाजार में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति जितना काबिल है उतना कमा सकता है, गरीब है तो गरीब, राज्य उसके बारे में कोई आर्थिक समानता की बात नहीं करेगा। इसलिए उदारवादी कॉन्सेप्ट पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, समाज इसको आर्थिक समानता की बात नहीं करता। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार या स्वतंत्रता? तो स्वतंत्रता को विधि द्वारा, कानून द्वारा ही सीमित किया जा सकता है।
भारतीय संविधान के नियम किस भाग में मौलिक कर्तव्य हैं? भाग 4A में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, पूछताछ, सुधार की जो भावना है वो विकसित करे, खुद भी बढ़े और दूसरों के आगे बढ़ने में मदद करे। ये क्या है? मूल कर्तव्य है। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। निम्न में कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? निवारक निरोधक अधिनियम कल परसों हमने वीडियो बनाया मूल अधिकारों में, उसमें समझा है। आतंकवादी विध्वंसकारी अधिनियम टाडा ये था। आतंकवाद निवारण पोटा भी था। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण विदेशी मुद्रा अधिनियम ये नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिया गया है? भाग 3 कहता है कि नागरिकों के लिए क्या होंगे? मूल अधिकार होंगे। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की कल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? तो नीति निर्देशक तत्व न्यायालैंड से लिए। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? इसका मतलब है कि जो पत्रित वोट एक वोट देता है तो कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देंगे, यानी जो जितना योग्यता अधिक रखेगा वो उतने ही अधिक वोट देने का अधिकारी होगा, उसको कहते हैं। निम्न के कौन जोड़े का सही मिलान किया गया है? एडीएम जबलपुर केस, आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, इंदिरा साहनी केस, कार्यक्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, विशाखा केंद्र राज्य संबंध, कतार सिंह अल्पसंख्यक अधिकार। तो इसमें सिर्फ पहला ऑप्शन है वो सही मेल वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? न्यायपूर्ण मतलब मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक, मौलिक अधिकार। तो वाद योग्य, न्यायपूर्ण का मतलब वाद योग्य। आजकल एग्जामिनर इस प्रकार की भाषा यूज करते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यायपूर्ण का क्या मतलब है। न्यायपूर्ण का मतलब है वाद योग्य, यानी न्यायालय में उनकी सुनवाई हो सके, उस पर न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, वो एक्शन ले सकें, उस पर कार्रवाई कर सके अगर उनका हनन होता है तो मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है। मताधिकार एक प्रकार से प्रतिनिधियों के चयन की एक प्रक्रिया है या एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना करता है या सर्वव्यापक प्रौढ़ विशेषाधिकार है। तो ये एक प्रकार की विधि है। मताधिकार, मत देने का अधिकार एक प्रकार की विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। वो किसी को भी दे, किसी भी प्रतिनिधि को सिलेक्ट कर सकता है, चयन कर सकता है। निजता का अधिकार किसके अधीन है? निजता व्यक्ति का खुद का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। इसे किसी भी हालत में निरस्त नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार इसी के अंदर आ जाता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारतीय लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? कौन सा अनुच्छेद कहता है ऐसा? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 8, 6 और 10। तो अनुच्छेद 6 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता की बात की गई है। संविधान का भाग 2, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में व्यक्तियों की नागरिकता की बात की गई है। तो उसमें अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारतीय लोगों की नागरिकता की बात। भारतीय संविधान का निर्णय कौन सा अनुच्छेद है? विधि के समक्ष भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या खेत में काम करने वाला एक आम किसान। ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये अनुच्छेद कहता है 14।
संविधान का अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण दोनों की बात करता है, नागरिक स्वतंत्रता की बात करता है। संविधान का अनुच्छेद 14। तो ये 200 प्रश्नों की अपनी सीरीज थी। नेक्स्ट सीरीज बहुत जल्द आपके सामने होगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपके भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के बहुत से कॉन्सेप्ट और बहुत से फैक्ट हैं वो आपके क्लियर हुए। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स।